बड़बड़ाती हुई निशा ने जैसे ही दरवाजे का लॉक खोला और दरवाजा खींचा, सामने खड़े शख्स को देखते ही वह एकदम से चौंक गई। उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। अभी अभी तो मैं इसी को पूछ रही थी, और ये यहाँ? क्या मेरी सारी बातें इतनी दूर से भी सुन लेता है क्या? उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। तभी सामने खड़े उस लड़के की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। मैडम, मुंह बंद कर लीजिए, वरना सारे मच्छर मक्खियां अंदर घुस जाएंगी। निशा ने झट से खुद को संभाला और उसे घूरते हुए बोली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से नम्रता देवी की आवाज आई। अरे समीर, वहां खड़े क्या कर रहे हो? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके साथ बेकारी बहस छोड़ो और अंदर आओ। तुम्हारे दादा और अंकल कब से इंतजार कर रहे हैं। निशा ने फिर एक बार समीर की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर झुंझलाहट के साथ साथ एक हल्की सी असहजता भी थी, और समीर हल्की मुस्कान दबाए अंदर की ओर बढ़ गया। अंदर आते ही उसने हंसते हुए निशा की तरफ देखा और धीमे से बोला, ऐसे घूरोगी तो मेरी नजर लग जाएगी। वैसे भी तुम्हारी नजर बड़ी तीखी मिर्ची जैसी है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और निशा वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह हैरान। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही समीर की नजर सामने सजे ढेर सारे खाने पर पड़ी। वो सचमुच चौंक गया। आंटी, ये सब? मैं इतना सब कैसे खा पाऊंगा? आपने ये सब अकेले बनाया है क्या? समीर की बात सुनकर नम्रता देवी ने हल्की डांट भरे अंदाज में कहा, चुपचाप खा लो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, एक बार भी बताया नहीं। सिर्फ अपने दादा को बुलाकर चुपचाप खाना खिलाना चाहते थे। वाह, बहुत अच्छा। समीर ने जीभ काटते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो दादा को उस नए रेस्टोरेंट में ले जाने वाला था जो स्टूडियो के पास खुला है। सोचा था वहीं बिरयानी खाएंगे। अभी इतनी औकात नहीं हुई कि सबको लेकर बाहर जाऊं, और घर पर भी ढंग से कुछ बना नहीं पाता। जब माँ पापा आएंगे तब पक्का सबको दावत दूंगा। अरे समीर, मैं तो मजाक कर रही थी, बुरा मत मानना। नम्रता देवी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी तो इस घर के बेटे जैसे ही हो। घर के बेटे के जन्मदिन पर इतना सा इंतजाम तो हम कर ही सकते हैं। और हाँ, जब तुम्हारे माँ पापा आए, उन्हें एक दिन जरूर हमारे घर लेकर आना। समीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस स्नेह में उसे एक अपनापन महसूस हुआ, जो शायद शहर की भाग दौड़ में कहीं खो गया था। इसी तरह छोटी बड़ी बातों, हंसी मजाक और अपनेपन से भरे माहौल के बीच रात का खाना खत्म हुआ। निशा तो काफी पहले ही खाना खत्म करके उठ चुकी थी। समीर ने एक दो बार इधर उधर नजरें दौड़ाई, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। एक अजीब सी खालीपन की हल्की लहर उसके मन में उठी, जिसे उसने खुद भी पूरी तरह समझा नहीं। धीमे कदमों से वो बनर्जी हाउस के बाहर निकल आया। बाइक के पास पहुंचकर जैसे उसने हेलमेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर मीटर के ऊपर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। वो ठिठक गया। यह? उसके माथे पर हल्की सी लकीरें उभर आईं। भौं से कोड़कर उसने लिफाफा उठाया और धीरे से उसे फाड़ दिया। अंदर से एक किटकैट चॉकलेट और एक छोटा सा चिरकुट बाहर निकला। समीर ने चिरकुट खोला। लाल स्याही में लिखा था, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम बनो, ताकि रोज की तरह और भी लड़कियां तुम्हारा नंबर पाने के लिए मुझे फोन करती रहें। चिरकुट पड़ते ही उसके होठों पर एक अनायास मुस्कान फैल गई। वो जानता था ऐसी शरारती नोकझोंक भरी शुभकामनाएं सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। अनजाने में उसकी नजर उठकर ऊपर चली गई। घर की दूसरी मंजिल, पश्चिम की तरफ वाला बालकनी। उसे लगा जैसे वहां कोई हल्की सी परछाई अभी अभी सरकी हो। समीर ने सिर खुजलाया और हल्के से हंस दिया। बिना कुछ कहे वो बाइक पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और कुछ ही पलों में वो रात के सन्नाटे में गुम हो गया। लेकिन उसके चेहरे की वो मुस्कान अब भी वैसी ही थी। बालकनी की दीवार के पीछे से धीरे धीरे बाहर आई निशा। उसकी नजरें उसी रास्ते पर टिकी रहीं जहां मोड़ के पार जाकर समीर की बाइक ओझल हो गई थी। वह तब तक देखती रही जब तक अंधेरे में वह आखिरी झलक भी पूरी तरह हो नहीं गई। हल्की सी ठंडी हवा उसके बालों को छूकर गुजर गई, लेकिन उसके भीतर जैसे कुछ और ही चल रहा था। जिस दिन समीर पहली बार दादा के साथ काम के सिलसिले में इस घर आया था, उसी दिन से जाने क्यों वह कहीं दिल के किसी कोने में अटक गया था। धीरे धीरे हर दिन वो एहसास थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। एक अनकही सी आदत बनती गई। निशा ने कई बार खुद को रोका था। पिता के सख्त स्वभाव का ख्याल आते ही उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन दिल पर भला किसका जोर चलता है। जितना उसने खुद को दूर करना चाहा, उतना ही एक अनदेखा अनजाना सा खिंचाव उसे समीर की तरफ खींचता चला गया। ना कोई लंबी बातचीत,
न कभी साथ में बिताए गए कुछ पल, फिर भी इतना गहरा जुड़ाव क्यों? कभी कभी वह चुपके से समीर की आंखों में अपने लिए थोड़ा सा प्यार ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन समीर जैसे हमेशा खुद को एक अदृश्य खोल में बंद रखता था। ऐसा लगता जैसे उस शख्स शांत बाहरी परत के पीछे कहीं बहुत गहराई में एक पूरा समंदर छुपा हो, प्यार का समंदर। और उस समंदर में शायद उसके नाम का भी एक मोती सहेज कर रखा हो, बहुत संभाल कर, बहुत चुपचाप। निशा की आंखों में हल्की नमी उतर आई। क्या वो भी? उसके मन ने धीरे से सवाल किया। क्या समीर भी उतना ही महसूस करता है? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ये अनकही बातें शब्दों में बदल पाएंगी, या फिर उसे सारी उम्र यूं ही छुपकर दूर से अपने हिस्से का प्यार बांटना होगा? बालकनी में खड़ी निशा चुप थी, लेकिन उसके दिल में अनगिनत सवालों की हलचल चल रही थी। उसका जवाब शायद अभी भी वक्त के पास भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर निकलते ही अग्नि ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा और धीमे से बुदबुदाया, काफी देर हो गई, शायद वो सो गई होगी। सोचते हुए वह अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। जेब से चाबी निकालकर जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी नजर सीधा सोफे पर पड़ी, जहाँ कना सिकुड़कर खुद में सिमटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। अग्नि ने धीरे से दरवाजा लॉक किया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। उफ, नींद आ रही थी तो कमरे में जाकर आराम से सो जाती। इस तरह सोफे पर यूं मुड़कर सोने की क्या जरूरत थी? मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसने बहुत सावधानी से कना को अपनी बाहों में उठा लिया। कना के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट की परछाई उभरी, जैसे उसकी नींद में कोई खलल पड़ा हो, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। अग्नि उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक शरारती का ख्याल आया। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर उभर आई। अगले ही पल वह दिशा बदलकर कना को अपने ही कमरे में ले आया। बहुत धीरे से, पूरी सावधानी के साथ उसने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि उसकी नींद जरा भी ना टूटे। अब अगर ये जाग गई तो सुबह का पूरा युद्ध ही खत्म हो जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। कना को सुलाकर वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर कना के सोते हुए चेहरे पर ठहर गई। उसके माथे पर बिखरे हुए उलझे बाल, चेहरे पर फैली मासूमियत। कुछ पल के लिए अग्नि वहीं ठहर गया, फिर बहुत नरमी से उसने उसके माथे पर आए बालों को हटाया और उन्हें सहज कर उसके कान के पीछे टिका दिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श बेहद हल्का था, जैसे वो इस सुकून भरे पल को टूटने नहीं देना चाहता हो। नहीं, अब जाकर फ्रेश हो लूं, यह सोचकर जैसे ही अग्नि उठने लगा, अचानक कन्ना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और करवट बदलकर और भी गहरी नींद में सिमट गई। उसके इस अचानक खिंचाव से अग्नि थोड़ा असंतुलित होकर झुक गया और अगला ही पल उसका चेहरा कन्ना के ठीक चेहरे के ऊपर था। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम गया। अग्नि की नजरें ठहर गईं कन्ना के उस मासूम शांत सोए हुए चेहरे पर। उसकी गर्म सांसें अग्नि के चेहरे को छू रही थीं और हर छुअन के साथ अग्नि का दिल जैसे अनजाने एहसासों से भरता जा रहा था। पूरा शरीर सिहर उठा। दिल के अंदर जैसे कोई तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसे थाम पाना आसान नहीं था। क्या सच में इतने करीब आकर भी खुद को दूर रखा जा सकता है? उसके मन ने धीमे से सवाल किया। अग्नि ने धीरे से आंखें बंद कर ली और बहुत सावधानी से अपने होंठ कना के माथे पर रख दिए। वो स्पर्श बेहद हल्का था, लेकिन उसमें समाया हुआ प्यार बेहद गहरा। उस चुअन में कोई लालसा नहीं थी, ना कोई अधीरता, बस था सम्मान, अपनापन और सच्चा प्यार। कुछ ही पल बाद कना हल्का सा हिली और अनजाने में ही अग्नि के सीने के पास सिमट कर सो गई। अग्नि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे किसी अनमोल चीज को संभाल कर रखा जाता है। अभी कुछ देर पहले जो तूफान उसके भीतर चल रहा था, वो एकदम शांत हो गया। मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। कना के चेहरे को देखते देखते कब उसकी अपनी आंख भी नींद से भर आई, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आकर कमरे में फैल गईं। निशा ने आंखें मली, अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। नींद से भरी आंखों को खोलते ही उसकी नज़र सामने पड़ी और अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने का दृश्य देख वो कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। उसके सामने एक खूबसूरत गुलाबों का बुके रखा था और ठीक उसके पास एक डार्क चॉकलेट। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे वो अभी भी नींद में है, शायद सपना देख रही है। उसने झट से अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। नहीं, ये सच था। धीरे से उसने बुके को हाथ में उठाया। उस पर लगी छोटी सी पर्ची पर लिखा था, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। निशा का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया।
अचानक उसने अपने ही सिर पर हल्की सी चपत मारी। ओ गॉड, आज मेरा बर्थडे है और मैं खुद ही भूल गई। फिर भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाई, लेकिन घर में किसी ने भी तो विश नहीं किया। हर साल तो रात को ही सब सरप्राइज देते हैं। उसने एक नज़र घड़ी पर डाली। 8 बज गए। सुबह भी किसी ने नहीं बुलाया, ना विश किया। क्या सब लोग सच में भूल गए? उसकी नज़र फिर से बुके और चॉकलेट पर गई। तो ये किसने रखा? कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। धीरे धीरे उसकी नजरें बालकनी की तरफ गईं। दरवाजा आधा खुला था। वो ठिठक गई। क्या कोई बालकनी से आया? पर तुरंत ही उसने खुद ही सिर हिलाया। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। चौकीदार को धोखा देकर छत पार करके यहाँ तक आना, यह कोई मामूली बात नहीं है। अब उसके अंदर जिज्ञासा और बेचैनी दोनों भर चुकी थी। एक सेकंड भी गंवाए बिना वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती हुई नीचे भागी और सीधा गेट की तरफ पहुंची। गेट के पास खड़े चौकीदार के सामने पहुंचते ही हाँफते हुए उसने पूछा, कल रात तुम सो रहे थे क्या? निशा के अचानक इस सवाल से चौकीदार एकदम घबरा गया। असल में पिछली रात उसे कहीं से मुफ्त में शराब मिल गई थी और उसने जमकर पीकर गहरी नींद ले ली थी। लेकिन ये बात मैडम को कैसे पता चली? नहीं, ये नहीं बता सकता, उसने मन ही मन सोचा, वरना नौकरी चली जाएगी। खुद को थोड़ा संभालते हुए उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, नहीं मैडम, मैं ड्यूटी पर सोऊंगा क्यों? सब ठीक है ना? कोई परेशानी हुई क्या? निशा कुछ पल चुप रही, जैसे किसी सोच में खो गई हो। फिर हल्के अनमने अंदाज में बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ध्यान रखना, रात में ठीक से निगरानी करना, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर वह मुड़ गई और घर के अंदर चली आई। घर में कदम रखते ही उसे एक पल को उम्मीद हुई, शायद अब सब लोग उसे बर्थडे विश करेंगे। लेकिन नम्रता देवी ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने काम में लग गईं। जयंत बाबू अखबार में ऐसे डूबे थे जैसे उन्हें आसपास की कोई खबर ही ना हो। उन्होंने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। दादा तो शायद घर पर हैं ही नहीं। उसने मन ही मन सोचा। एक अजीब सी चीज उसके दिल में उठी। सब भूल गए। शादी से पहले ही सबके लिए पराई हो गई क्या मैं? उसका मन धीरे धीरे उदासी से भर गया। धीमे कदमों से वह सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर धम से बैठ गई। फिर फूलों के बीच रखा वो छोटा सा चिट्ठी उठाकर एक बार फिर पढ़ा। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो, कोई तो है जिसे याद रहा। कुछ पल यूं ही बैठने के बाद उसने खुद को संभाला और बुदबुदाई, यूं ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कोचिंग का टाइम हो रहा है। वह उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। दिन की शुरुआत करने के लिए, अपने मन की हल्की सी खालीपन को साथ लेकर। निशा को यूं उदास चेहरा लेकर जाते हुए देखकर जयंत बाबू हल्के से मुस्कुरा उठे। नम्रता देवी उनके पास आकर धीमे स्वर में बोली, देखा आपने, जन्मदिन के दिन कैसी मुरझाई हुई घूम रही है। सोच रही होगी कि हम में से किसी को याद ही नहीं। जयंत बाबू ने अखबार मोड़ते हुए हंसकर कहा, सोचने दो उसे। थोड़ा सा मन खट्टा होने के बाद जो सरप्राइज मिलता है उसका मजा ही कुछ और होता है। शाम को देखना खुशी से उड़ती फिरेगी। नम्रता देवी ने हल्का सा नाराज होकर कहा, दिन भर उसे ऐसे उदास रखकर आखिर ऐसे सरप्राइज का क्या मतलब, जहाँ पूरी सुबह ही उसकी लंबी सांसों में बीत जाए। उनकी बात पूरी होते ही जयंत बाबू मुस्कुराते हुए बोले, अरे गिन्नी, इतना मत सोचो। आजकल के बच्चे पूरे दिन के शोर शराबे से ज्यादा रात के 1 घंटे के सरप्राइज को पसंद करते हैं। अपने दोस्तों के बीच दिखाने की एक अलग ही होड़ चलती है। हम दोनों उस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। थोड़ा रुककर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, प्रियम वाले आज आ रहे हैं। अगर हो सके तो पहले से निशा से एक बार बात कर लेना। हालांकि मुझे पता है मेरी बेटी मेरी पसंद को मना नहीं करेगी। फिर भी मैंने थोड़ा पता किया है। निशा की जिंदगी में फिलहाल कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना। उनकी आवाज में अब हल्की चिंता घुल गई। मैं नहीं चाहता अग्नि की तरह कोई गलती फिर से हो। नम्रता देवी ने उनकी तरफ देखकर गहरी सांस ली। तुमने तो सारी बातें पहले ही तय कर ली और अब कह रहे हो उससे पूछने के लिए। अब पूछकर क्या होगा? अगर उसने कह दिया कि उसे कोई और पसंद है, तब क्या करोगे? थोड़ा रुककर उन्होंने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, मेरे हिसाब से रहने दो। जो होना है वो समय आने पर खुद ही सामने आ जाएगा। पहले अगर ऐसा होता तो जयंत बाबू शायद गुस्सा कर बैठते, लेकिन कुछ चोटें इंसान को अंदर से बदल देती हैं। उन्होंने धीरे से अपनी आंखों का चश्मा उतारकर टी टेबल पर रख दिया। माथे पर हल्की लकीरें उभर आईं, जैसे किसी गहरी सोच में हो। फिर गंभीर लेकिन नरम आवाज में बोले, नम्रता, आज मैं
उनके सामने शादी की कोई बात नहीं छेड़ूंगा और प्रियम के परिवार से भी कह दूंगा कि वे भी इस बारे में कुछ ना कहें। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, वो लोग आए हमारे साथ एक रिश्ता बने, पहचान हो। सबसे जरूरी है कि निशा और प्रियम के बीच एक सहजता है, दोस्ती बने। उसके बाद सही समय देकर शादी की बात की जा सकती है। उनकी आवाज में अब एक समझदारी और अपनापन साफ झलक रहा था। वरना इस शादी की बात के बीच वो आज का सरप्राइज भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएगी। वैसे भी शादी का नाम सुनते ही लड़कियों के मन में एक अलग तरह की चिंता आ जाती है। उन्होंने नम्रता की तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या कहती हो नम्रता? नम्रता देवी चुप थी, बस उन्हें देखे जा रही थी। आंखें हल्की सी फैली हुई थी, चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वही सख्त अडिग इंसान आज इतनी नरमी और समझदारी से बात करेगा। उन्हें सचमुच लगा जैसे पत्थर सा कठोर वो इंसान आज मोम की तरह पिघल गया हो। चंद बाबू ने जब देखा कि नम्रता यूं ही उन्हें देखे जा रही है तो हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या हुआ नम्रता, ऐसी क्या देख रही हो? अनमने अंदाज में नम्रता देवी के मुंह से निकल गया, सिर को अपना खोल छोड़ते देख रही हूँ। जयंत बाबू ने भौहें चढ़ाकर हैरानी से पूछा, क्या? नम्रता देवी जैसे अचानक होश में आई। हाँ हाँ, नहीं, मतलब कुछ नहीं। तुमने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा। आज तो मुझे कुछ अलग ही लगे। तुम्हारे अंदर काफी बदलाव आ गया है। ये कहते हुए उनके होंठ पर एक हल्की मीठी मुस्कान थी। जयंत बाबू ने धीमे से कहा, बदलाव? हाँ, शायद हुआ है। कुछ चोटें और एक प्यारी सी लड़। कहते कहते वो अचानक रुक गए, जैसे खुद ही अपनी बात से चौंक गए हों। जल्दी से उन्होंने चश्मा उठाकर पहन लिया, कलाई घड़ी पर नजर डाली और एकदम सोफे से उठ खड़े हुए। अरे, 9 बजने वाले हैं, इतना समय हो गया, ध्यान ही नहीं रहा। मुझे जरा बाहर जाना है नम्रता। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। नम्रता देवी को समझ ही नहीं पाई अभी अभी क्या हुआ, क्या कहने वाले थे और रुक क्यों गए। उनके मन में सवाल उठा। वो उनसे पूछने ही जा रही थी कि तभी जयंत बाबू आता हूँ कहकर घर से निकल गए। अरे, चले भी गए। नम्रता देवी ने हल्की निराशा के साथ दरवाजे की तरफ देखा। तभी अचानक उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। वो चौंक कर पीछे मुड़ी और सामने निशा को देखकर उन्होंने राहत की एक गहरी सांस ली। निशा घबराई हुई आवाज में बोली, क्या हुआ माँ, ऐसे चौंक क्यों गई? कहीं किसी गहरी सोच में डूबी थी क्या? नम्रता देवी ने हल्की चिंता भरी सांस लेते हुए कहा, देख तो, बात करते करते ही तेरे पापा अचानक ऐसे हड़बड़ी में निकल गए। कहाँ गए, क्यों गए? कुछ भी तो नहीं बताया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को समय देकर आए हों। उस दिन वैसे ही रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई थी और आज फिर इस तरह निकल गए। चिंता नहीं होगी क्या? निशा चुप रही, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। पापा आज भी बाहर गए हैं, जरूर उसी लड़की से मिलने गए होंगे। आज तो मैं उस लड़की और पापा के रिश्ते का सच जानकर ही रहूंगी। मन ही मन ये ठान कर उसने जल्दी से कहा, माँ मैं निकल रही हूँ, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अरे कुछ खाकर तो जा। नम्रता देवी की बात पूरी होने से पहले ही निशा दरवाजे के उस पार गायब हो चुकी थी। नम्रता देवी ने एक लंबी सांस ली। ये लड़की भी ना, कुछ खाए बिना ही निकल गई। बाप बेटी दोनों का क्या हाल हो गया है आजकल। बुदबुदाते हुए वह फिर अपने काम में लग गई। उधर निशा जल्दी से सड़क पर आई और एक टैक्सी रोक कर बैठ गई। दादा, जरा तेज चलाइए, उधर सफेद कार के पीछे पीछे चलना है, उसने बेचैनी से कहा। टैक्सी शहर की भीड़ भाड़ में दौड़ने लगी। ट्रैफिक के शोर, हॉर्न की आवाजें, लाल हरी बत्तियों के बीच निशा की नजरें लगातार आगे टिकी थी। कहीं पापा की कार ओझल ना हो जाए। कभी कार दिखती, कभी भीड़ में गुम हो जाती। उसका दिल हर पल तेजी से धड़क रहा था। अचानक एक सिग्नल पर उसकी टैक्सी रुक गई और ठीक उसी पल जयंत बाबू की कार तेजी से आगे निकलकर भीड़ में कहीं खो गई। उफ! गुस्से में निशा ने सीट पर मुक्का मारा। बेचैनी और झुंझलाहट से उसने खिड़की के बाहर नजर घुमाई और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। समीर! निशा ने एक बार नहीं दोबारा अपनी आंखें मलकर फिर से देखा। हाँ, वो वही था, समीर अपनी बाइक पर, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उसके कंधे पर सिर टिकाए बैठी वो लड़की कौन थी? सुबह सुबह ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? लड़की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ रखा था, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था। क्या यह समीर की गर्लफ्रेंड है? समीर किसी को डेट कर रहा है? सोचते ही निशा के भीतर कुछ टूट सा गया। सीने में एक अजीब सी टीस उठी, सांसें जैसे भारी हो गईं।
समीर किसी और का हो सकता है। ये ख्याल आते ही उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। कभी उसने खुद से भी नहीं कहा था कि वो समीर से प्यार करती है, और ना ही समीर ने कभी कुछ कहा। बस रोज उसे देखती रही, उसके बारे में सुनती रही, और कभी आदत माया बन गई, पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे माया कब दिल में जगह बना गई, उसे खुद एहसास नहीं हुआ। और अब अगर वही समीर किसी और के साथ है, तो यह दर्द क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसका अपना छिन गया हो? मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। निशा मनी मन टूट कर बुदबुदाई। तभी टैक्सी के झटके से उसकी सोच टूट गई। वो जल्दी से बाहर देखने लगी, लेकिन अब सड़क के उस पार ना तो समीर था, ना उसकी बाइक। सिग्नल लाल हो चुका था, भीड़ बढ़ गई थी। शायद वो दोनों कहीं अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके थे, किसी ऐसे पल में जिसे वो देख ही नहीं पाई। निशा ने आंखें बंद कर ली, सिर पीछे सीट पर टिका दिया, और उसी बंद पलकों के किनारे से कुछ गर्म आंसू की बूंदें धीरे धीरे बह निकली। इधर धीरे धीरे कना की नींद खुलने लगी। उसने आलस में अपना हाथ फैलाकर शरीर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर किसी भारी चीज का एहसास हुआ। वो पूरी तरह हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ रखा हो। एक पल में उसकी नींद की परत पूरी तरह टूट गई। आंखें खोलते ही जो दृश्य सामने था, उसने उसे पूरी तरह सन्न कर दिया। अग्नि का सोया हुआ चेहरा बिल्कुल सामने, उसका गोरा चेहरा, सीधी नाक, घनी काली भौहें और घनी पलकें। नींद में भी उसके होठों के किनारे पर एक हल्की सी मुस्कान जैसे जमी हुई थी। कना की नजरें अनजाने में वहीं ठहर गईं, और फिर उसकी नजर उसके होठों पर गई। गुलाबी, हल्के गुलाबी होठ। कना एक पल के लिए सोच में पड़ गई, क्या लड़कों के होंठ भी इतने गुलाबी और सुंदर हो सकते हैं? उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और हैरानी घुल गई। ओह, कितना खतरनाक रूप है ये आदमी का! सोते हुए तो और भी ज्यादा। वो खुद से ही बुदबुदाई। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाकर अग्नि के माथे पर बिखरे बालों को सुलझा दिया। कन्ना फिर हल्के से उसकी नाक को छूकर बोल पड़ी, मेरे मामले में ज्यादा नाक घुसाई तो यह नाक काट कर अपने पास रख लूंगी। और जैसे ही उसकी उंगलियां आगे बढ़कर होठों तक जाने लगी, अग्नि ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। कन्ना चौंक गई, और तभी अग्नि की नींद भारी आवाज में टूटी। आंखें अध खुली, बहुएं थोड़ी ऊपर उठी। वो धीमे से बोला, मेरी नींद का फायदा उठाने में जरा भी शर्म नहीं आती। कन्ना एकदम घबरा गई। ये आप क्या बोल रहे हैं? अग्नि ने उसे गौर से देखा, फिर आंखें थोड़ी और खोलकर तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, और तुमने उसका ये सिला दिया। उसकी आवाज में हल्की शिकायत थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शरारत भी छुपी हुई थी। कना पूरी तरह हड़बड़ा गई। आप आप ये क्या कह रहे हैं? जो मैंने देखा वही कहा। गलत क्या कहा? तुमने मेरे बाल, मेरा बाता, मेरी नाक छुई नहीं क्या? बोलो। नहीं छुआ। कना एकदम घबरा गई, शब्द उसके गले में अटकने लगे। देखिए, मैं कुछ गलत भावना सोच भी नहीं रही थी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अग्नि ने टोक दिया, बस मुझे पता है तुम क्या सोच रही थी और क्या करने वाली थी। अब झूठ बनाने की जरूरत नहीं है। कना ने झट से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। देखिए, आप भी तो। लेकिन अग्नि ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया, और उसे अपनी ओर खींचते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी नींद का फायदा उठा सकते हो, लेकिन जो भी होगा मैं होश में रहकर करूंगा। कना की सांस अटक गई। अगले ही पल अग्नि का चेहरा उसके और करीब आने लगा। कना घबरा गई, लड़खड़ाती आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। अग्नि ने अपने होठ उसके माथे पर रख दिए। एक पल के लिए सब कुछ थमसा गया। कना की आंखें खुली रह गईं, पूरी तरह हैरान। कुछ ही सेकंड बाद अग्नि पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडी शरारत थी। वो धीमे से बोला, आगे से जब भी मेरे कमरे में आकर मुझे परेशान करने की कोशिश करोगी, यही होगा। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने जोड़ा, पहली बार था इसलिए जल्दी छोड़ दिया, अगली बार समय पड़ेगा। फिर हल्का सा आंख मारकर वह बोला, माइंड इट मिसेस बनर्जी, और बिना कुछ कहे बिस्तर से उतरकर चल दिया। कन्ना अभी भी बिस्तर पर बैठे हुए सुन्न सी रह गई थी। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि वो तो कभी सोफे पर सोई थी, तो फिर अग्नि के बेडरूम में कैसे आई? उसके दिमाग में तुरंत एक ही बात आई, जरूर इन्होंने ही उठाकर यहाँ लाया होगा, और अब मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। उसके होठों पर हल्की सी शरारत आ गई। ठहरो, अब मजा चखाती हूँ तुम्हें। सोचते ही कन्ना उठी और सीधे अग्नि के सामने आ खड़ी हुई। कमर पर हाथ रखकर बहुएं उठाकर उसने कहा, मैं तो सोफे पर थी,
यहाँ आई कैसे? आप ही मुझे उठाकर लाए हैं ताकि बाद में ऐसे बहाने बना सकें, है ना? अग्नि ने भौहें सिकोड़ ली। सुनो, तुम्हारी तरह छोटे से हाथी के बच्चे को डाइनिंग रूम से उठाकर लाना मेरे बस की बात नहीं है। वो आगे बोला, मैं घर आया तो तुम खुद ही मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो रही थी। एक अच्छे इंसान की तरह मैंने तुम्हें उठाया नहीं। फिर उसकी आंखों में हल्की शरारत आ गई। और ये उस सब क्या है? उस सब से तुम्हारा मतलब क्या था? अग्नि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कन्ना घबराकर पीछे हटने लगी। आप ऐसे आगे क्यों आ रहे हैं? दूर रहिए, दूर रहिए, मैं कह रही हूँ। अग्नि मुस्कुराया। तुम पीछे हट रही हो इसलिए मैं आगे आ रहा हूँ। वो एक कदम और पास आया। और सोच रहा हूँ कि तुम्हें उस सब का मतलब अच्छे से समझा दूँ, ताकि अगली बार तुम गलत मतलब निकाल कर भागो नहीं। उसने आंख मारते हुए हल्के से कहा, क्या कहती हो मिसेस बनर्जी? कना दीवार से लगकर वहीं ठहर गई थी। पीछे हटते हटते उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो दीवार से टकराकर रुक गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और सामने खड़ा अग्नि उसे लगातार देख रहा था। कन्ना लड़खड़ाती आवाज में बोली, आप क्यों? अग्नि ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। धीमी भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा रोमांटिक पति हूँ। और अगले ही पल वो उसके और करीब आ गया। कना की आंखें डर से बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद उसे अपने माथे पर एक हल्का गर्म सा स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोली, अग्नि मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। वो धीरे से बोला, माथे पर दिया गया किस सबसे पवित्र माना जाता है, जिसमें प्यार और सम्मान दोनों होते हैं। कन्ना के होठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि तभी टेबल पर रखा अग्नि का फोन बज उठा। कन्ना की नजर स्क्रीन पर गई। ऊपर एक दिल का निशान और उसके साथ लिखा हुआ माई। पूरा पढ़ने से पहले ही अग्नि तेजी से आगे बढ़ा और फोन उठा लिया। कन्ना का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसकी आंखों में एक हल्की सी चोट उतर आई। वो चुपचाप अग्नि के चेहरे को देखने लगी, जो अचानक थोड़ा असहज लग रहा था। अग्नि बिना कुछ कहे फोन लेकर बालकनी की तरफ चला गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, कना। कना हल्की सी चौंकी। हाँ, आप मुझे बुला रहे हैं? बालकनी के दरवाजे पर खड़े होकर अग्नि ने धीमी आवाज में कहा, अभी मत आना। अग्नि धीमी आवाज में बोला, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना प्लीज। अभी मत बुलाना। उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। बेचारी नाराज है। तुम तो समझती हो ये सब। तुम्हारे रिश्ते में भी तो ऐसा ही होता होगा, है ना? प्लीज। अग्नि के शब्द जैसे सीधे कना के दिल में जाकर चुभ गए। एक पल के लिए उसका सीना जोर से धड़क उठा। वह चुपचाप छोटे छोटे कदमों से वहां से बाहर निकली। अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे से पीठ टिकाकर धीरे धीरे नीचे बैठ गई, घुटनों को अपने सीने से लगाकर, जैसे खुद को समेट लेना चाहती हो। उसने अपना सिर दरवाजे से टिका दिया। आंखों के कोनों से आंसू चुपचाप बहने लगे। सीने के भीतर एक अजीब सी बेचैनी मचल रही थी। अग्नि बाबू जरूर अपनी प्रेमिका से बात कर रहे होंगे। शायद साथ रहने के सपने देख रहे होंगे। सोचते ही दिल जैसे और भारी हो गया। ये तो होना ही था। मैंने ही तो पहले दिन कह दिया था कि मैं अंशु से प्यार करती हूँ। उनके साथ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अंशु नाम जेहन में आया मगर ठहर न सका। कन्ना की बहुएं हल्का सा सिकुड़ गईं। अजीब है, यह नाम अब याद ही क्यों नहीं आता? क्या मैं सच में अंशु से प्यार करती हूँ, या अग्नि बाबू सही कह रहे थे? उसके भीतर सवालों का तूफान उठने लगा। क्या मैं सिर्फ एक आकर्षण, एक मोह में बंधी हुई थी इतने दिनों, इसलिए प्यार और पसंद के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाई? उसका दिल कांप उठा। क्या मैं अग्नि बाबू से प्यार करने लगी हूँ? एक आंसू और ढलक गया। अगर नहीं तो उनके मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्यों उनके साथ बिताए हुए पल सबसे खास लगते हैं? क्यों उनके पास रहना अच्छा लगता है? क्यों उनके छूते ही पूरा शरीर सिहर उठता है? क्यों हर वक्त सिर्फ वही दिमाग में घूमते रहते हैं? वह दोनों हाथों से अपने घुटनों को कसकर पकड़ लेती है। क्यों? उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, अब और नहीं सहा जाता। मैं नहीं सह पा रही ये सब। उसने आंखें बंद कर ली। आंसू और तेजी से बहने लगे। भगवान, मुझे थोड़ा सा सुकून दे दो। इतना दर्द अब सहा नहीं जाता। मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो। आखिरकार कना अपने घुटनों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में धीरे धीरे गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद बाहर से अग्नि की आवाज आई, कना, ब्रेकफास्ट कुछ बनाया है? भूख लग रही है। उस आवाज ने जैसे कना को उसके ख्यालों की दुनिया से खींचकर वापस हकीकत में ला खड़ा किया।
अब तक वह एक झूठे सपने को थामे बैठी थी और उसी में खोते खोते खुद को सच से बहुत दूर ले गई थी। उसने आंखें झपकाई, गहरी सांस ली। हाँ, अग्नि अब मेरे लिए सिर्फ एक सपना है और किसी और का प्यार। दिल के भीतर एक कसक उठी। शायद मैंने प्यार और पसंद के बीच का फर्क समझने में बहुत देर कर दी। वह धीरे से सिर हिलाती है। नहीं, अब यहाँ और ज्यादा नहीं रह सकती मैं। अग्नि बाबू को किसी और के साथ इस तरह देख पाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उनके रास्ते की रुकावट बनकर रहने से बेहतर है मेरा चला जाना। अपने ही शब्दों को दोहराते हुए उसने उल्टे हाथ से आंखों और चेहरे को जल्दी जल्दी पोंछा और खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। बहुत काम बाकी है और समय भी कम। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर वह आईने के सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन अपने बिखरे हुए चेहरे और सूजी हुई आंखों को देखकर एक पल भी खुद को वहां रोक नहीं पाई। नजर चुराकर वह कमरे से बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम में अग्नि सोफे पर बैठा था। उसकी नजरें बार बार कन्ना के कमरे के दरवाजे पर टिकी जा रही थी। जैसे ही दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची, वह तुरंत अपने फोन में व्यस्त होने का दिखावा करने लगा। कन्ना के बाहर आते उसने आड़ में एक नजर उस पर डाली, फिर बिना उसकी तरफ देखे बिल्कुल सामान्य लहजे में बोला, आज कुछ खाने को मिलेगा या फिर बाहर ही खाना पड़ेगा? कन्ना ने अग्नि की तरफ देखे बिना ही ठंडे स्वर में कहा, थोड़ा समय लगेगा बनाने में। अगर ज्यादा जल्दी है तो बाहर खा लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और सुबह की शुरुआत भी अच्छी होगी। अग्नि हल्के से बुदबुदाया, सुबह की शुरुआत तो मेरी वैसे भी अच्छी हो चुकी है और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो गया। अब अगर और समय मांगा तो जिस तरह से नाराज है, कहीं मानव अब बनकर फटना पड़े। उसके ख्यालों की कड़ी अचानक टूट गई। टेबल पर रखे कॉफी कप की ठुकी आवाज से वह समझ गया, कन्ना के गुस्से का पारा इस वक्त इतना ऊपर है कि अगर थर्मामीटर से नापा जाए तो शायद वो भी टूट जाए। उफ, कैसी कैसी बेकार बातें सोच रहा हूँ मैं। अपने ही सिर पर हल्की सी चपत मारकर उसने कॉफी का कप उठा लिया। कॉफी खत्म कर उसने घड़ी की तरफ देखा और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। मैं निकल रहा हूँ कना, आज रात देर हो जाएगी। तुम सो जाना, मेरे पास चाबी है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। इतना कहकर वह जाने को मुड़ा ही था कि अचानक उसकी नजर कना के चेहरे पर पड़ गई। लाल सूजी हुई आंखें, एक पल के लिए उसका दिल जैसे धक से रह गया। क्या ये रो रही थी अंदर दरवाजा बंद करके? उसके भीतर हल्की सी बेचैनी उठी। नहीं, मैं शायद ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सब संभालना होगा। उसे टूटने नहीं देना है। उसने एक गहरी सांस ली। लड़कियां दिल में तूफान छुपा लेती हैं, पर जुबान से कुछ नहीं कहती। लेकिन मैं उसकी आंखों में अपने लिए प्यार साफ देखता हूँ। वो चाहे जताए या ना जताए, मेरे लिए वही एहसास सबसे कीमती है। इन ख्यालों के साथ वह धीरे से आगे बढ़ा और कन्ना के गाल को हल्के से छूकर बोला, ख्याल रखना। उस स्पर्श से कन्ना का पूरा शरीर जैसे सिहर उठा। वह कुछ कह नहीं पाई, बस आंसुओं से भरी आंखों से उसे जाते हुए देखती रह गई, जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया और कमरे में सिर्फ उसकी मौजूदगी की खाली सी गूंज रह गई। जीजू जीजू, जरा रुकिए ना। सिर्फ 15 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन अपने दिल की बात कह दीजिए। वही उसके लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट होगा। कितना शानदार लगेगा सोचिए तो। जब इतने दिन इंतजार कर लिया तो बस 15 दिन और सही। आप क्या कहते हैं? उसकी बात सुनकर अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और सहमति में बोला, ठीक है, फिर जन्मदिन थोड़ा धमाकेदार ही होगा। फाइनल। अभी फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। अगले ही पल फोन टू टू की आवाज के साथ कट गया। वह कुछ पल मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा, फिर हल्का सा माथा ठोंकते हुए बुदबुदाया, अरे यार, जो कहने के लिए फोन किया था वो तो कहा ही नहीं। फिर उसके होंठों पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। खैर, एक अच्छा काम तो हो ही गया। ये खबर अब कॉलेज में कना के सामने ही बताऊंगा। जैन बाबू झील के किनारे आकर इंतजार कर रहे थे। काफी देर बीत चुकी थी, लेकिन लड़की के न आने से उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी देखते, फिर बेचैनी से सड़क की ओर नजर घुमा देते। कल तो इसी समय आने को कहा था, फिर आज अब तक आई क्यों नहीं? वह मन ही मन बुदबुदाए, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ऐसे ही अनगिनत सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए जैसे ही वे पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देखने वाले थे कि अचानक सामने खड़े उस इंसान को देखकर वह एकदम से ठिठक गए। उनकी आंखें फैल गईं, चेहरा पल भर में सख्त हो गया, गले से जैसे आवाज ही गायब हो गई। उस सेकंड तक वे बस उसे देखते ही रह गए, मानो यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो सच में उसके सामने खड़ा है।
फिर होंठ हल्के से कांपे और बड़ी मुश्किल से शब्द निकले। तुम? कन्ना ने अपने बैग से धीरे से एक टिफिन बॉक्स निकाला और उसे जयंत बाबू की ओर बढ़ाते हुए हल्की झिझक भरी आवाज में कहा, ये लीजिए, आपने मीठा दिया था और मैं नमकीन लेकर आई हूँ। कैसा बना है पता नहीं, शायद आपको पसंद भी ना आए। जयंत बाबू ने मुस्कुराते हुए टिफिन बॉक्स हाथ में लिया और तुरंत खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। अरे नमकीन सूजी! वो जैसे खुद से ही बोल उठे। ये मैंने आखिरी बार कब खाया था याद ही नहीं। बचपन में स्कूल के टिफिन में ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। उनकी आवाज में अचानक एक पुरानी यादों की गर्माहट उतर आई। नम्रता को सूजी पसंद नहीं है, इसलिए शादी के बाद से तो लगभग खाना ही बंद हो गया था। थोड़ा रुककर उन्होंने कना की ओर देखा, आंखों में स्नेह भरकर। आज तूने तो जैसे वो पुराने दिन ही लौटा दिए कना। वो हल्का सा मुस्कुराए। देखने में इतना अच्छा लग रहा है, मतलब स्वाद भी कमाल का ही होगा। इसे मैं घर ले जाकर आराम से बैठ कर खाऊंगा और नम्रता को भी दिखाऊंगा। वो मना कर दे, लेकिन मेरी एक बेटी ने तो मुझे बनाकर खिलाया है। उनके होंठों पर मुस्कान थी और चेहरे पर एक अलग ही संतोष की चमक। उन्होंने टिफिन बॉक्स को संभालकर अपने बैग में रख लिया। फिर अचानक उनकी नजर कन्ना के चेहरे पर ठहर गई। भौहें हल्की सिकुड़ गईं। अब ये बता, क्या हुआ है तुझे? उन्होंने नरम लेकिन चिंतित आवाज में पूछा। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है और ये आंखें इतनी लाल क्यों है? वो थोड़ा और पास झुककर बोले। रोई है तू? कन्ना ने जबरदस्ती अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की और बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। आते वक्त आंख में कोई कीड़ा चला गया था, बस उसी वजह से ऐसा लग रहा है। जयंत बाबू ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अनुभव की शक्ति और स्नेह की गहराई दोनों साफ झलक रही थी। सुन कना, मैं इतने साल यूं ही मेजर नहीं रहा हूँ। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन बेहद ठोस। मेरी आंखों को धोखा देना इतना आसान नहीं है। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं यही समझूंगा कि तू सिर्फ मुझे बाबा कहती है, दिल से अपना नहीं मानती। उनके इस हल्के से अभिमान भरे स्वर ने कना के अंदर की दीवारें जैसे हिला दी। कना के होंठ कांप उठे। आंखों में जमा हुआ दर्द अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मन ही मन पर टूटती हुई आवाज में खुद से कहने लगी, इतना प्यार मत दीजिए बाबा, मैं संभाल नहीं पाती। मैं बहुत अभागी हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं उन्हें अपनी गलतियों से खो देती हूँ, और जिन्हें मैं दिल से चाहती हूँ वो मुझे कभी अपना नहीं बनाते। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि ना मायके में मेरी जगह बनती है, ना ससुराल में। मैं सबकी जिंदगी का कांटा हूँ बाबा, और कांटों के साथ कोई नई शुरुआत नहीं होती। उसकी आंखों से गर्म आंसू फिसलकर गालों पर लुढ़क गया। इसलिए सोच रही हूँ कहीं दूर चली जाऊं, बहुत दूर, अपनी एक उलझी कांटों भरी दुनिया बना लूं, लेकिन मेरी वजह से किसी अपने को फिर कभी दर्द न मिले। मैं चली जाऊंगी। कना की आंखों से एक और आंसू गिर पड़ा। जैन बाबू अब तक चुपचाप उसे देख रहे थे। उनकी नजर अचानक और तेज हो गई। चेहरे पर चिंता साफ उभर आई। क्यों? उन्होंने सीधा सवाल किया। आवाज में सख्ती और बेचैनी दोनों थी। ससुराल में क्या हुआ? तेरे पति ने कुछ कहा है तुझे? नहीं बाबान, वो बहुत अच्छे इंसान है। कन्ना ने धीमे टूटे हुए स्वर में कहा, वरना मेरी जैसी गरीब घर की लड़की से घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करके सारी जिम्मेदारियां नहीं उठाते। गलती मेरी ही है। मैंने खुद ही अपने घर में आग लगा दी। उसकी आवाज भर्रा गई। पसंद और प्यार के बीच का फर्क समझने में बहुत देर कर दी मैंने। मैं नहीं कहता कि मैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने तो मुझसे प्यार किया था, मान भी लिया था। फिर आज वह बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। आज क्या? जयंत बाबू ने तुरंत पूछा। उनकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। सब कुछ बता मुझे। मैं सिर्फ तेरा बाबान ही नहीं, तेरा दोस्त भी हूँ, है ना? उन्होंने बड़े स्नेह से कन्ना की आंखों से आंसू पोंछ दिए। कन्ना ने हल्का सा नाक से बोड़ा, नजरें झुका ली और धीमे से बोली, वो किसी और से प्यार करते हैं। यह कहते ही उसकी आवाज कांप गई। घंटों घंटों बाहर उसी के साथ समय बिताकर घर लौटते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है भगवान, बहुत, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं पाती। उसने अपनी उंगलियां आपस में कसकर पकड़ लीं। अधिकार तो मैंने खुद ही खो दिया। शायद मेरे उस इनकार की वजह से ही आज उनकी जिंदगी में कोई और आ गया। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मैं चली जाऊंगी बावान, उनके रास्ते का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। मेरे जाने के बाद शायद वो अपने उस प्यार से शादी करके
खुश रह पाएंगे। वह कुछ पल रुकी, फिर और भी धीमे स्वर में बोली, उन्होंने मेरे लिए जितना किया है उसके सामने ये बहुत छोटा सा कर्ज होगा। कन्ना ने धीरे से सिर उठाकर जयंत बाबू की तरफ देखा। आंखें पूरी तरह भीगी हुई, लेकिन उनमें एक मासूम सा सवाल था। एक बात पूछूं बाबा, अगर मैं चली जाऊं तो क्या आपको मेरी कमी महसूस होगी? उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। क्या आप मुझे मिस करेंगे? क्या आपको याद रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में कन्ना नाम की कोई लड़की आई थी? वह रुक गई। बस उसकी आंखें जवाब की प्रतीक्षा में जयंत बाबू के चेहरे पर टिकी रह गईं। जयंत बाबू ने कन्ना का हाथ थाम लिया और बेहद स्नेह भरे स्वर में बोले, हो सकता है मैंने तेरा हाथ पकड़कर चलना नहीं सिखाया, लेकिन आज से इस भीड़ भरी दुनिया में मैं तेरा यही हाथ थाम कर तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। वो हल्का सा मुस्कुराए, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तू बचपन से मेरी प्रिंसेस नहीं थी, ये सच है, लेकिन आज से तेरे लिए मैं हमेशा सबसे अच्छा ही लाऊंगा। कुछ पल रुककर उन्होंने कन्ना के हाथ को और कसकर थाम लिया। बस बदले में मुझे इतना वादा कर कि यूं खोकर मुझसे दूर नहीं जाएगी, मेरे पास ही रहेगी, अपने इस बाबा के पास। उनकी आवाज में अब एक मासूम सी जिद भूल गई थी। मुझे तेरे हाथ का वो झटपट वाला मसालेदार सूजी खिलाना होगा, और जो जो मैं छुप छुप कर खाना चाहता हूँ वो सब भी बनवा कर देना होगा। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखों में हल्की नमी उतर आई। तू अगर कहीं खो गई ना तो ये बूढ़ा बाबा बहुत टूट जाएगा। दूसरों की सजा मैं क्यों भुगतूं बोल? फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। भले ही हमारा रिश्ता कुछ वक्त का हो, लेकिन ये जो अपनापन है ना, ये बरसों पुराना सा लगता है। उनकी आवाज भर्रा गई। इसे यूं झूठा मत बना, इसे खोने मत दे कना। कना अचानक खुद को संभाल नहीं पाई। उसने दोनों हाथों से जयंत बाबू को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। जयंत बाबू ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा, लेकिन भीतर ही भीतर उनका जबड़ा कस गया। गुस्से से उनकी कनपटी की नसें उभर आईं। अपने ही बेटे पर उन्हें तीव्र क्रोध आ रहा था। अग्नि ऐसा कर सकता है, यह बात उनके लिए अकल्पनीय थी। घर में पत्नी होते हुए भी बाहर, छी, मेरा बेटा होकर इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है? इतनी अच्छी लड़की को इस तरह दर्द देने में उसका दिल जरा भी नहीं कांपा। उनकी आंखों में कठोरता उतर आई। आज उसे उसके इस व्यवहार का सही जवाब दूंगा मैं। उसने सोचा क्या, सबकी नजरों से छुपाकर जो चाहेगा करेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। भूल गया है मेरा नाम जयंत बनर्जी है। कुछ क्षण बाद उन्होंने खुद को संभाला, धीरे से कन्ना को अपने से अलग किया, उसके आंसू पोंछे और नरम लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, ये आंसू कमजोर लोग बहाते हैं और तू मेरी मजबूत बेटी है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आज मेरी बेटी निशा का जन्मदिन है। घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, तुझे आना ही होगा। कन्ना हिचकिचाकर कुछ कहने लगी, लेकिन बाबा, मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जयंत बाबू ने बीच में रोक दिया। कोई बहाना नहीं, मतलब नहीं, तुझे आना ही है। उन्होंने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखा। अपने घर का पता दे देना, मैं शाम को गाड़ी भेज दूंगा। बस तू तैयार रहना। फिर हल्के से उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, अब चल, तुझे एक जगह लेकर जाना है। कहाँ जा रहे हैं? कन्ना ने उत्सुकता से पूछा। जयंत बाबू हल्की मुस्कान के साथ बोले, चुपचाप गाड़ी में बैठो। कहाँ जा रहे हैं खुद ही देख लोगी, चलो। कन्ना बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी के बाहर भागते हुए सैर को चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई, तो वह थोड़ा संभल कर बैठ गई। सामने नजर पड़ते ही समझ गई, यह कोई बड़ा ड्रेस शोरूम है। लेकिन यहाँ क्यों लाए हैं बाबा? उसने मन ही मन सोचा। जयंत बाबू ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, उतरो। कन्ना धीरे से उतरकर सामने उस भव्य बिल्डिंग की ओर देखने लगी। अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें जैसे चौंधिया गईं। चारों ओर सजी हुई खूबसूरत बारीक कढ़ाई वाली साड़ियों को देखकर उसकी पलकें जैसे झपकना ही भूल गईं। इतने बड़े शोरूम में आने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी, बस टीवी पर ही देखा था। तभी जयंत बाबू की आवाज़ ने उसका ध्यान तोड़ा। मेरी बेटी के लिए आपकी दुकान की सबसे बेहतरीन साड़ी दिखाइए। सेल्समैन एक के बाद एक साड़ियाँ निकालने लगा। अचानक एक लाल साड़ी पर कन्ना की नज़र ठहर गई। अनजाने में उसने हाथ बढ़ाकर साड़ी को छुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्राइस टैग पर पड़ी वह चौंक गई। 18,000! यह तो उनके घर के लगभग 3 महीने के खर्च के बराबर था। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और एक कदम पीछे हट गई।
लेकिन जयंत बाबू की नज़र से यह छिपा नहीं। उन्होंने वही साड़ी उठाकर कन्ना के कंधे पर रखते हुए कहा, वाह बहुत सुंदर लग रही है, जैसे ये खास तेरे लिए ही बनी हो। चल एक बार आईने में खुद को देख। कहते हुए उन्होंने उसे घुमाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया। कन्ना ने धीरे से नजर उठाई। सच में वह साड़ी उस पर बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन इतनी महंगी साड़ी। उसने साड़ी उतारते हुए धीमे स्वर में कहा, बाबा इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मेरे पास साड़ियां हैं, अभी जरूरत नहीं है। अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो चलिए, मुझे एक दुकान पता है, वहाँ 1,000 रुपए में बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं। यह लोग बस दुकान बड़ी होने के कारण ज़्यादा दाम लिखते हैं। चलिए यहाँ से। जयंत बाबू मुस्कुराए। ये डिजाइनर साड़ियाँ हैं, इसलिए थोड़ी महंगी हैं, और मेरी बेटी को जो पसंद आए उसका भगवान वही दिलाएगा। भगवान ने मुझे इतना तो दिया है कि अपनी बेटी की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर सकूं। फिर सेल्समैन की ओर देखकर, इसी साड़ी को पैक कर दीजिए, और कना आज शाम को यही पहनकर आना, ठीक है? कना बस उन्हें देखती रह गई, आश्चर्य और भावनाओं से भरी आंखों से। अचानक जैसे उसके जीवन में पिता नाम का एक सागर उमड़ आया हो। इतना निस्वार्थ प्यार उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे मिलेगा। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग अचानक आकर दिल के खाली कोनों को अपने प्यार से भर देते हैं, और इंसान बस उन्हें महसूस करता रह जाता है। स्कूल के मैदान में टिफिन बॉक्स हाथ में लिए बैठा था बिट्टू। टिफिन टाइम चल रहा था, लेकिन वह बस सूखे मुरमुरे को उंगलियों से इधर उधर घुमा रहा था। खाने का मन ही नहीं कर रहा था। कितने दिन हो गए दीदी को देखे, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आई? क्या उन्होंने मेरा खत नहीं पढ़ा? क्या दीदी अब मुझसे प्यार नहीं करती? उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गई। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी परिचित का स्पर्श हुआ। बिट्टू चौंक कर पीछे मुड़ा और सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह बस हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कुछ सेकंड बाद जब उसका होश लौटा तो उसने सामने खड़ी लड़की के हाथ में हल्के से चिमटी काटते हुए कहा, सच में दीदी तुम आ गई, या फिर से सपना देख रहा हूँ? बिट्टू ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। सामने कना का वही हंसमुख चेहरा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा, तुम सच में आई हो ना? कना हल्के से मुस्कुराई। उसने प्यार से बिट्टू के दोनों गाल पकड़ते हुए कहा, हाँ रे सच में आई हूँ। कितने दिनों बाद तेरे मुंह से दीदी सुनने को मिला है। इन कुछ दिनों में तो तू कितना बड़ा हो गया है। कहते हुए उसने प्यार से उसके सलीके से संवारे हुए बालों को थोड़ा बिखेर दिया। कितने दिनों से तेरे बालों को ऐसे उलझाया भी नहीं। बिट्टू तुरंत मुंह फुलाकर एक कदम पीछे हट गया। तुम मेरे पास मत आना, तुम बहुत बुरी हो बच्ची दीदी। उसने नाराज होकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। इतने दिन पहले मैंने तुम्हें चिट्ठी दी थी, और तुम्हें आज याद आई मेरी? तुम तो नई जगह जाकर मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो। चिट्ठी? कना के माथे पर हल्की सी सिकन पड़ गई। वह कुछ पल सोच में पड़ गई, फिर बिट्टू के सामने आकर धीरे से बोली, तूने मुझे चिट्ठी कैसे दी? मैं कहाँ रहती हूँ? तुझे मेरा पता भी पता है? उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। पते के बिना कोई चिट्ठी नहीं पहुंचती पगले। तू बेकार में ही मुझसे नाराज हो रहा है। कना की आवाज और भी नरम हो गई। तुझे पता भी है तेरी दीदी तुझसे कितना प्यार करती है? पता क्यों लूं मैं? वो दादा तो हमारे घर आए थे। क्या नाम बताया था माँ ने? हाँ, अग्निदा। भाई अग्निदा, मैं तुमसे मिलने के लिए रो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी कहना है एक चिट्ठी में लिख दूं, फिर जब मन करे वो मुझे तुम्हारे पास ले जाएंगे। बिट्टू की आवाज धीरे धीरे भर्रा गई। तुम जानती हो, मैं रोज इंतजार करता था कि शायद आज तुम फोन करोगी या अचानक दरवाजे पर दस्तक दोगी। कोई भी दरवाजा खटखटाता तो मैं दौड़कर जाता, यह सोचकर कि शायद तुम आई हो, लेकिन हर बार सब खाली ही निकला। उसने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन आवाज और भी भीग गई। आखिर में माँ से कहा कि मुझे तुम्हारे पास ले चलो, लेकिन वो पापा के डर से नहीं मानी। इंतजार करते करते मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन इन कुछ दिनों से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। एक पल रुककर उसने मुंह फेर लिया। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा। तुम्हें तकलीफ करके आने की जरूरत नहीं है। इतना कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कन्ना कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे, आंखों में दर्द ठहर गया था। अगले ही पल अचानक झुककर बिट्टू के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। बिट्टू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, इतने दिनों तक जब तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आई तो अब रहने दो। इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसे अपनी छाती के पास कुछ गीला सा महसूस हुआ। वह घबरा गया। दीदी तू रो रही है? उसकी आवाज एकदम बदल गई। वह जल्दी जल्दी बोलने लगा,
प्लीज दीदी तू मत रो। मुझे बहुत शिकायत थी इसलिए मैंने इतना सब कह दिया। प्लीज दीदी मत रो। उसने कांपते हुए हाथों से कन्ना को थोड़ा सा अलग किया। अपने भाई को माफ कर देना प्लीज। कन्ना फूट फूट कर रो पड़ी। तुरंत बिट्टू खुद को उसकी बाहों से छुड़ाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अपने छोटे छोटे हाथों से उसने धीरे धीरे कन्ना की आंखों से बहते आंसू पोंछे और मासूम आवाज में बोला, मत रो दीदी। तू रोती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। उसने हल्का सा मुंह फुलाते हुए आगे कहा, तू इतनी पास रहते हुए भी एक बार मुझसे मिलने नहीं आई, इसलिए मुझे गुस्सा आया। ये तो स्वाभाविक है ना। तू मेरी जगह होती तो तू क्या गुस्सा नहीं करती। कन्ना ने नाक सुड़कते हुए खुद को थोड़ा संभाला। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। मैंने कई बार तुझसे मिलने की कोशिश की थी बिट्टू, लेकिन हर बार वापस लौट आई। उसने धीरे से सिर झुका लिया। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया होता, अगर ये बात पापा तक पहुंच जाती, तो शायद तेरी स्कूल आना भी बंद हो जाता। और हो सकता है माँ को भी मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता। एक पल के लिए वह रुक गई, फिर धीमे से बोली, इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़ने की। लेकिन अगर आज नहीं आती तो शायद फिर कभी तुझसे मिल भी नहीं पाती। इसीलिए आज खुद को जबरदस्ती हिम्मत देकर आ गई। बिट्टू का चेहरा अचानक उलझन से भर गया। उसने भौं सिकोड़ते हुए पूछा, कभी नहीं मिल पाते? मतलब क्या दीदी? कना ने अपने हाथ के उल्टे हिस्से से आंसू पोंछे। फिर बिट्टू की कोहनी के पास उसके दोनों हाथ थामकर धीरे से बोली, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। बहुत दिनों से मन कर रहा था, इसलिए सोचा यूं ही मन में दबाकर रखने से अच्छा है जो दिल चाहता उसे पूरा कर लिया जाए। उसने प्यार से बिट्टू की ओर देखा। सुन, अपना ख्याल रखना, माँ का भी ध्यान रखना, मन लगाकर पढ़ाई करना, ताकि एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हो सके और माँ को एक सुकून भरी जिंदगी दे सके। वो सारी जिंदगी बस तकलीफ ही सहती आई है, अब उन्हें खुशियाँ मिलनी चाहिए। बिट्टू का चेहरा अचानक बेचैन हो उठा। वह घबराकर बोला, दीदी तू ये सब क्यों कह रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तू। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कन्ना ने उसे रोक दिया। उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, तू ज्यादा मत सोच। फिर बैग से एक टिफिन बॉक्स निकालते हुए हल्का सा मुस्कुराई, तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल आंखें बंद कर। बिट्टू बिना कुछ कहे चुपचाप आंखें बंद कर लेता है। कन्ना धीरे से टिफिन बॉक्स खोलकर उसके सामने रखती है और प्यार भरी आवाज में कहती है, सरप्राइज। बिट्टू ने जैसे ही आंखें खोली, सामने देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें चमक उठी और मुंह खुला का खुला रह गया। खीर? उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कन्ना ने एक चम्मच खीर उठाकर उसके सामने बढ़ाया। बिट्टू ने जैसे ही खाया तुरंत खुश होकर बोला, बहुत टेस्टी है दी, लेकिन ये तेरे हाथ का तो नहीं है। कन्ना हल्का सा मुस्कुराई, एक और चम्मच उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, किसी ने मुझे प्यार से दिया था, लेकिन खाते वक्त मुझे याद आया कि यह तेरा पसंदीदा है, इसलिए मैं तेरे लिए ले आई। बिट्टू की आंखें नरम हो गईं। उसने धीमे से पूछा, तू अभी भी मुझसे इतना प्यार करती है? कना उसे प्यार से खिलाते हुए बोली, अभी भी, और 20 साल बाद भी ऐसी तुझसे प्यार करती रहूंगी। उसकी नजर अपने भाई के चेहरे पर ही टिकी रही। आंखों के कोने हल्के से नम हो उठे, लेकिन होठों पर एक मीठी मुस्कान बनी रही। खीर खत्म होने के बाद कन्ना ने टिफिन बॉक्स वापस बैग में रखा। फिर प्यार से बिट्टू के बाल को सुलझाते हुए बोली, जो कुछ मैंने कहा है सब याद रखना। तू और माँ अगर खुश रहोगे तभी मैं भी खुश रहूंगी। ये कहते उसने झुककर बिट्टू के माथे पर एक गर्म चुंबन रखा। चलती हूँ भाई। मैं मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक बिट्टू ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। कन्ना के पेट से मुंह लगाकर वह भर्राई आवाज में बोला, दीदी मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुझे खो रहा हूँ। उसकी आवाज टूट गई। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। कन्ना ने होंठ काटे बिट्टू के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ी रही। शायद अब इस तरह उसे कभी गले नहीं लगा पाएगी। शायद अब फिर कभी मुलाकात भी नहीं होगी। वह बहुत जल्दी सबको छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। बहुत दूर। आंखों में भरे आंसू बाहर आना चाहते थे, लेकिन कन्ना ने खुद को संभाल लिया। एक बार फिर उसने अपनी सारी पीड़ा को अंदर ही निगल लिया। तभी स्कूल की घंटी बजी। उस आवाज से जैसे दोनों भाई बहन की तंद्रा टूटी। कन्ना ने धीरे से कहा, बिट्टू तुम्हारा टिफिन टाइम खत्म हो गया, अब मुझे भी जाना होगा। अपना ख्याल रखना, सोना। वह एक पल भी और रुकी नहीं, जल्दी से मुड़कर वहां से बाहर निकल गई। इतनी देर से रोके हुए आंसू अब उसकी ठोड़ी तक आ पहुंचे थे। उधर बिट्टू बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखें जैसे वहीं ठहर गईं, खाली सूनी। धीरे धीरे सामने का रास्ता धुंधला होने लगा। आंखों में आंसू भर आए। उसने कितनी बातें सोच रखी थी,
सोचा था दीदी से मिलते ही सब पूछेगा, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाया। इधर रोशनी से जगमगा उठा था बनर्जी हाउस। चारों तरफ सजावट, हंसी खुशी और मेहमानों की चहल पहल। एक उत्सव जैसा माहौल बन गया था। मेहमान धीरे धीरे आने लगे थे, लेकिन इस सारी रौनक के बीच भी जयंत बाबू की नजर बार बार घर के मुख्य गेट पर जाकर ठहर जा रही थी। चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहे थे। 1 घंटा हो गया, मैंने गाड़ी भेजी थी, फिर भी वो अब तक पहुंची क्यों नहीं? मन ही मन सोचते हुए उन्होंने फिर ड्राइवर को फोन मिलाया, लेकिन इस बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। अचानक कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होते ही वो हल्का सा चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो सामने अग्नि खड़ा था। अग्नि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बाबा आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और इस तरह दरवाजे की तरफ बार बार क्या देख रहे हैं? कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है क्या? जयंत बाबू कुछ कहने ही वाले थे कि तभी गेट के सामने एक सफेद कार आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से उतरकर पीछे का दरवाजा खोलने लगा। जयंत बाबू की नजर वहीं टिक गई। उनके होठों पर अचानक एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। धीरे से मगर उत्साह भरी आवाज में बोले, बहुत 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 ही स्पेशल पर्सन वो आ चुकी है। उनकी आवाज में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। अग्नि ने भी उत्सुकता से उसी दिशा में नजरें घुमाई, और फिर जो उसने देखा उसे देखकर वह वहीं ठिठक गया। अग्नि ने देखा ड्राइवर कार का दरवाजा खोल रहा है। ऐसा कौन आ गया जिसे लेकर बाबा इतने एक्साइटेड हैं? वह मन ही मन सोचते हुए उत्सुकता से उसी तरफ देखने लगा। ड्राइवर अभी पूरी तरह हट भी नहीं पाया था कि अचानक एक लड़का तूफान की तरह दौड़ता हुआ आया और सीधा अग्नि पर कूद पड़ा। एक पल के लिए अग्नि का संतुलन बिगड़ गया। बस जरा सा और होता तो दोनों जमीन पर गिर ही जाते। अग्नि ने खुद को संभालते हुए हंसकर कहा, ओह प्रियम, तू अभी भी वैसा ही है। थोड़ा सा और होता तो गिर ही जाते हम। उफ, बच गए बस। फिर उसने जल्दी जल्दी पूछा, कब आया तू? और अंकल आंटी भी आए हैं क्या? बात करते करते जैसे ही अग्नि की नजर फिर सामने गई वो चौंक गया। वहां अब कोई नहीं था। ना बाबा, ना ही वो स्पेशल पर्सन। अग्नि हल्का सा झुंझलाया, धत, देख ही नहीं पाया। चलो बाद में देख लूंगा, पार्टी में तो होगी ही। अग्नि को यूं खोया हुआ देखकर प्रियम ने उसे हल्के से धक्का दिया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ रे? सामने क्या देख रहा था? कोई स्पेशल आया है क्या? अग्नि ने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस देख रहा था कि समीर अभी तक आया क्यों नहीं। तू जा, बर्थडे गर्ल को विश कर आ, मैं आता हूँ। प्रियम हल्की सी झिझक भरी मुस्कान के साथ बोला, बर्थडे गर्ल कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखी नहीं। अग्नि ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ सॉरी, वो तो घर पर है ही नहीं। असल में ये एक सरप्राइज पार्टी है। निशा को कुछ भी पता नहीं। एक बहन को भेजकर उसे बाहर भेजा है। अब बस आने ही वाली होगी। तू थोड़ा वेट कर, मैं अभी आया। प्रियम ने हल्के से अपनी शर्ट ठीक की और आगे बढ़ गया। आज यहाँ आते वक्त कार में ही उसकी माँ ने उससे कहा था, निशा के साथ उसके रिश्ते की बात चल रही है। अब तक पढ़ाई और करियर के दबाव में उसने कभी प्यार व्यार के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं था, लेकिन निशा के लिए उसके मन में कहीं ना कहीं एक हल्की सी कमजोरी हमेशा से थी। और आज जब उसने शादी की बात सुनी, तब से उसके दिल में एक अनकही सी खुशी, एक मीठा सा एहसास धीरे धीरे फैलने लगा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, पर कुछ तो था जो उसे अंदर से खुश कर रहा था। उसी सोच में खोया हुआ प्रियम आगे बढ़ रहा था कि अचानक किसी ने आकर उसे हल्का सा धक्का दे दिया। वो चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हॉल अब मेहमानों से पूरी तरह भर चुका था। हर तरफ लोगों की आवाजें, हंसी और बातचीत गूंज रही थी, और उस भीड़ के बीच प्रियम चुपचाप खड़ा था, अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ। कार से नीचे उतरते ही निशा ने गहरी सांस ली। भारी गाउन को संभालते संभालते वह लगभग परेशान हो चुकी थी। सिर्फ दादा भाई से चैलेंज किया था, तभी पहन लिया। वह मन ही मन बड़बड़ाई, वरना इस उम्र भरी गर्मी में इसे ट्राई भी नहीं करती। लेकिन जैसे ही उसने घर की तरफ नजर उठाई, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। पूरा घर अजीब तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, यहाँ तक कि बगीचे की लाइट भी बंद थी। ये क्या, आज सबको क्या हो गया? उसने हल्की हैरानी से सोचा। गेट के पास पहुंचकर उसने देखा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।